भारतीय राजनीति के 10 ऐसे नेता जिन्होंने चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को मात दी। आज हम जानेंगे 10 जाइंट किलर्स के बारे में। नंबर 10 पर आते हैं 2023 का तेलंगाना विधानसभा चुनाव और कामारेड्डी सीट का वो मुकाबला जिसने भारतीय राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषकों का गणित बिगाड़ कर रख दिया। मैदान में एक तरफ खड़े थे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर जी, जिनकी अपनी पार्टी में तो क्या पूरे राज्य में तूती बोलती थी। दूसरी तरफ मैदान में ताल ठोक रहे थे राज्य कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। दोनों दिग्गजों ने इस सीट को अपनी मूंछ की लड़ाई बना लिया था। हवा ऐसी बनाई गई कि मुकाबला सिर्फ इन दो दिग्गजों के बीच है, लेकिन किसी ने बीजेपी के स्थानीय नेता काटीपल्ली वेंकट रमण रेड्डी जी को गिनने की भूल कर दी। काटीपल्ली जी चुपचाप जमीन पर पसीना बहाते रहे। जब 3 दिसंबर को नतीजे आए तो भूचाल आ गया। काटीपल्ली वेंकट रमण रेड्डी जी ने एक ही झटके में मुख्यमंत्री केसीआर जी और भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी दोनों को एक साथ पटकनी दे दी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार करना। सत्ता के नशे में चून नेताओं को जनता ने बता दिया कि असली राजा तो पोलिंग बूथ में बटन दबाने वाला आम नागरिक ही है। नंबर 9 पर आते हैं 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। बड़ा काफिला, वीआईपी सुरक्षा, ब्रांडेड कुर्ते और मीडिया का जमावड़ा। भदौर सीट पर उनके सामने आम आदमी पार्टी के एक बेहद साधारण कार्यकर्ता लाभ सिंह ओगोके जी को उतार दिया। लाभ सिंह जी की औकात क्या थी? वे एक छोटी सी दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे और उनकी मां आज भी सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करती हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हंस रहे थे कि चन्नी जी जैसे भारी भरकम मुख्यमंत्री का मुकाबला यह लड़का क्या करेगा, लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुला तो चन्नी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लाभ सिंह ओगोके जी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को 37,500 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से धूल चटा दी। चन्नी जी अपनी दोनों सीटों से हार गए। राजनीति के इस हवाबाजी को जनता ने एक ही झटके में हवा कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जब एक ही पार्टी के 2 सबसे बड़े सिपह सालार आमने सामने आ जाए और चेला ही अपनी गुरु को चुनावी मैदान में धोबी पर छाड़ दे तो क्या होगा। अगला नंबर उसी भयानक घमासान का। नंबर 8 पर आते हैं 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और नंदीग्राम सीट की वो ऐतिहासिक जंग। एक तरफ थी तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीम कमांडर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, दूसरी तरफ थे कभी उनके सबसे खास रणनीतिकार रहे शुभेंदु अधिकारी जी, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। ममता बनर्जी जी ने अपनी सुरक्षित कोलकाता की सीट छोड़कर शुभेंदु जी को उनके घर में ललकारा था। पूरे देश की मीडिया नंदीग्राम के डेरा डाले बैठी थी। रैलियों में ऐसे ऐसे तीखे जुमले उछाले गए कि माहौल एकदम गर्म हो गया। ममता बनर्जी जी को पूरा भरोसा था कि उनका करिश्मा कम कर जाएगा, लेकिन 2 मई को जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो हर राउंड में धड़कनें तेज होती गई। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी जी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों के बेहद बारीक अंतर से हरा दिया। अपनी ही चुनी हुई सीट पर निवर्तमान मुख्यमंत्री का हार जाना राजनीति का ऐसा करारा सबक था जिसे टीएमसी आज तक नहीं भूल पाई है। नंबर 7 पर आते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी का सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला किला अमेठी। नेहरू गांधी परिवार की यह वो पारंपरिक सीट थी जहां से खुद कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे। 2014 में हारने के बावजूद बीजेपी के स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार 5 साल तक गांव-गांव घूमी, चौपालें लगाई और जनता को समझाया कि राजा महाराजाओं का जमाना चला गया है। 2019 के चुनाव में जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को उनके ही अभेद्य किले में 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। राहुल गांधी जी को दक्षिण भारत की वायनाड सीट से अपनी साख बचानी पड़ी। इस हार ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में केवल शाही सरनेम से जीत की गारंटी नहीं मिलती, काम करना पड़ता है। पर रुकिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 2 साल पुरानी एक नई नवेली पार्टी का नेता 15 साल से राज कर रही मुख्यमंत्री को 25,000 वोटों से हरा दे। नंबर 6 पर वही करिश्मा हुआ था। नंबर 6 पर आते हैं 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव। नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में थी दिल्ली की 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित जी।
उनके सामने मैदान में थे अन्ना आंदोलन से निकले मफलर बांधकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल जी। उस वक्त की स्थापित पार्टियां अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाती थी कि ये आंदोलनकारी नेता क्या ही चुनाव लड़ेगा। शीला दीक्षित जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कौन केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल जी ने जनता की दुखती रग पर हाथ रखा। महंगी बिजली, पानी के बिल और भ्रष्टाचार। जब 8 दिसंबर को नतीजे आए तो शीला दीक्षित जी का सारा दम टूट गया। अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को 25,000 से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से हरा दिया। 15 साल के कांग्रेस के एकाधिकार का अंत हो गया और भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया। नंबर 5 पर आते हैं 1984 का लोकसभा चुनाव और इलाहाबाद सीट का वह ऐतिहासिक दंगल जिसने राजनीति में स्टार परिवार की ताकत दिखाई। मैदान में एक तरफ थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति के महाचाणक्य और दांव पेच के उस्ताद। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अचानक बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी को उतार दिया। बहुगुणा जी को अपनी राजनीतिक समझ पर इतना गुमान था कि वे अमिताभ बच्चन जी को सिर्फ एक नाचने गाने वाला अभिनेता कहकर खारिज कर रहे थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद की सड़कों पर निकले तो रैलियों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग राजनीति के घिसे पिटे भाषणों से उब चुके थे। जब बैलेट बॉक्स खोले तो बहुगुणा जी के होश उड़ गए। अमिताभ बच्चन जी ने दिग्गज बहुगुणा जी को 1,87,000 से भी ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। राजनीति के इतने बड़े सूरमा का करियर एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन नंबर 4 पर की जो कहानी है ना, वो इससे भी भयानक है। जब 29 साल के एक दुबली पतली लड़की ने वामपंथियों के सबसे बड़े बटे वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया था। नंबर 4 पर आते हैं 1984 का ही लोकसभा चुनाव, लेकिन मैदान था पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट। उस दौर में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों यानी सीपीएम का ऐसा खौफ था कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ना अपनी बलि देने जैसा माना जाता था। जादवपुर से सीपीएम के कद्दावर नेता, विद्वान वकील और भावी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने उतारा एक 29 साल की साधारण सी लड़की को, जिनका नाम था ममता बनर्जी जी। सोमनाथ चटर्जी जी और उनकी पार्टी के नेता ममता जी का हंसकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन ममता बनर्जी जी ने सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर जादवपुर की एक एक गली छान मारी। उनकी जुझारू शैली ने सीपीएम के कैडर को हिलाकर रख दिया। जब नतीजे आए तो पूरे बंगाल में सन्नाटा छा गया। 29 साल की ममता बनर्जी जी ने दिग्गज सोमनाथ चटर्जी जी को पराजित कर दिया। यहीं से ममता बनर्जी जी के राजनीतिक जीवन का सूर्योदय हुआ था। नंबर 3 पर आते हैं 1967 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और विरुधुनगर सीट। मैदान में खड़े थे के कामराज जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 2 प्रधानमंत्रियों को कुर्सी पर बैठाने वाले असली किंग मेकर। कामराज जी का कद इतना ऊंचा था कि वे चुनाव में बिना प्रचार किए भी आराम से जीत जाया करते थे। उनके सामने डीएमके ने उतारा मात्र 28 साल के छात्र नेता पी श्रीनिवासन जी को। पी श्रीनिवासन जी के पास न पैसा था, न गाड़ियों का काफिला, सिर्फ हिंदी विरोध और तमिल अस्मिता का मुद्दा था। युवा श्रीनिवासन जी ने कामराज जी के गढ़ में जाकर सीधे उनकी नीतियों पर करारे सवाल दागे। जनता बदलाव की मूड में थी। जब वोट गिने गए तो नतीजों ने देश के प्रधानमंत्री तक को चौंका दिया। 28 साल के लड़के पी श्रीनिवासन जी ने देश के सबसे बड़े किंग मेकर के कामराज जी को उन्हीं के घर में हरा दिया। इस हार के बाद तमिलनाडु से कांग्रेस ऐसी गायब हुई कि पिछले 50-60 सालों में दोबारा कभी सत्ता में नहीं लौट सकी। अब आ रहा है नंबर 2, एक ऐसा उलटफेर जिसने देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को चुनाव हराकर जेल की सलाखों की मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। नंबर 2 पर आते हैं 1977 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का वो महासंग्राम जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 1975 में देश पर आपातकाल लगाने वाली शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी मैदान में थी। उनके पास सत्ता की असीम ताकत, पुलिस प्रशासन और मीडिया का पूरा समर्थन था। उनके सामने खड़े थे जनता पार्टी के सिरफिरे कहे जाने वाले समाजवादी नेता राज नारायण जी। लोग नाराज नारायण जी का मजाक उड़ाते थे कि वे इस शक्तिशाली प्रधानमंत्री के सामने टिक भी पाएंगे या नहीं।
लेकिन राज नारायण जी ने आपातकाल के अत्याचारों के खिलाफ जनता के गुस्से को हथियार बनाया। जब मार्च 1977 में चुनाव के नतीजे आए तो दुनिया भर के अखबारों की मुख्य सुर्खियां बन गई। राज नारायण जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार दिया। देश की सबसे ताकतवर महिला को एक साधारण नेता ने धूल चटा दी और तानाशाही का अंत कर दिया। नंबर 1 पर आते हैं 1967 का बॉम्बे दक्षिण लोकसभा चुनाव। यही वो चुनाव था जहां से भारतीय राजनीति में किसी दिग्गज को हराने वाले नेता के लिए पहली बार जायंट किलर शब्द की खोज हुई थी। मैदान में थे कांग्रेस के बेहद अमीर और शक्तिशाली नेता S.K. पाटिल जी, जिन्हें उस वक्त बॉम्बे का अनमुकुट बादशाह कहा जाता था। S.K. पाटिल जी केंद्र में मंत्री थे और उनका दम ऐसा था कि वे खुलेआम रैलियों में कहते थे कि बॉम्बे में मुझे तो सिर्फ भगवान हरा सकते हैं, कोई इंसान नहीं। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उग्र ट्रेड यूनियन नेता 36 साल के जॉर्ज फर्नांडिस जी को मैदान में उतारा। जॉर्ज फर्नांडिस जी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। उन्होंने बॉम्बे के टैक्सी ड्राइवरों, मिल मजदूरों और आम गरीब जनता से 1-1 रुपया चंदा जुटाया। जॉर्ज जी ने S.K. पाटिल जी के घमंड को निशाना बनाया और घर घर जाकर प्रचार किया। जब नतीजे आए तो बॉम्बे का बादशाह चारों खाने चित पड़ा था। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने S.K. पाटिल जी को करारी शिकस्त दी और साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता।